हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कृष्णा रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था इक्वेटर लाइन को लेकर के, तो इक्वेटर लाइन को अगर हम मैप में डिस्कस करें, इक्वेटर लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी भी प्लेनेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर हम अर्थ के लेवल पर डिस्कस करें तो अर्थ पर भी इक्वेटर लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है और 0 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड है इक्वेटर लाइन। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि इक्वेटर लाइन जो है वो कौन कौन से पार्ट से पास होती है, तो सबसे पहले वाटर बॉडीज़ की बात कर लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज से पास होती है इक्वेटर लाइन, जिसमें है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट की, तो 3 कॉन्टिनेंट के 13 कंट्रीज से पास होती है इक्वेटर लाइन। सबसे पहले वेस्ट पार्ट से अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कंट्री हैं जिसके नेम है इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील, जहां से इक्वेटर लाइन पास होती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर हम डिस्कस करें तो साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। बात आती है एशिया कॉन्टिनेंट की, और एशिया कॉन्टिनेंट में मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरीबाती। तो ये 13 कंट्रीज 3 कॉन्टिनेंट से और 3 वाटर बॉडीज से इक्वेटर लाइन जो है पास होती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो ब्राज़ील कंट्री है उसे ना सिर्फ इक्वेटर लाइन पास होती है, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री साउथ जो है वो भी इससे पास होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इक्वेटर लाइन को लेकर के जो हमने डिस्कस किए, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लेकर के। हमारी जो मिनिस्ट्री है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने कुछ चेंज करने की कोशिश की है। उन्होंने डिसीजन लिया है कि 1986 में जब एनवायरनमेंट एक्ट बनाया गया था और उसमें सेफ्टी के लिए जो प्रोविज़न रखे गए थे कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इन सारी चीज़ों को वायलेट करता है तो उनके ऊपर ये पनिशमेंट उनको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ नए चेंजेस रखने की कोशिश की गई है। जुलाई एंड तक ये जो भी इसका रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो अवेल करवाया जाएगा, ताकि उनको लेकर के जो गवर्नमेंट जो नई चेंज करने की कोशिश कर रही है ना, उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है, लोग उसमें क्या क्या नया चेंज चाहते हैं, किन की चीज़ों को लेकर के वो अपनी सहमति देते हैं, किन किन चीज़ों को लेकर के वो डिसएग्री होते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए ओपन रखा जाएगा कि आप बता सकते हो कि कौन से पॉइंट को हम इनपुट करें और कौन से पॉइंट को जो है आउट करें। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंज किए गए हैं। सबसे पहले तो जो नए एक्ट में, मतलब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कुछ नए प्रोविजन डाले गए हैं। इसमें डिसीजन लिया गया है कि नॉर्मल अगर बेसिक लेवल पर कुछ वायलेशन होता है एनवायरनमेंट का, जिसमें अगर हम बात करें पहले क्या होता था, पहले उसमें पनिशमेंट दे रखी थी कि 5 ईयर्स तक की आपको इम्प्रिजनमेंट होगी, लेकिन उसको अब हटा दिया गया है और ये बोला गया है कि नॉर्मली बेसिस पर अगर वायलेशन होता है तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें जो है वो सिर्फ आपके ऊपर जो फाइन इम्प्लीमेंटेशन है उसको हाइक कर दिया गया है। जो इम्प्रिजनमेंट का जो प्रोविज़न है उसको रिमूव कर दिया गया है, ताकि एक ये लगे कि हाँ बेसिक लेवल पर लोगों को जो एक डर होता है, जो एक फियर होता है, उसको रिमूव किया जा सके। दूसरा, लेकिन अगर रिग्रेस लेवल पर जो है वो जो एनवायरनमेंट को लेकर के डिग्रेडेशन देखने को मिलता है या जो भी इससे रिलेटेड टर्म्स हैं उनका वायलेशन देखने को मिलता है, तो जो इश्यूज हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं। ओके, इसमें देखो जब स्ट्रिक्ट लेवल पर, मतलब अगर ऐसा होता है कि इंजरी या लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है, जिसमें कुछ सीरियस वायलेशन अगर देखने को मिलते हैं, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 24 के अंडर, जिसको इंडियन पीनल कोड 1860 के अंडर रीड किया जाएगा, मतलब इम्प्रिजनमेंट और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड लेवल पर इंक्रीज वहाँ पर कर दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी इनपुट की गई हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो भी मनी आता है
जैसे एनवायरनमेंट का आपने डिग्रेड किया या जो भी उससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं उनका वायलेशन किया, तो आपके ऊपर क्या होता है, फाइन इम्प्लीमेंट होता है, फाइन आप पे करते हो। तो उसके लिए डिसाइड किया गया है कि एक नया फंड बनाया जाएगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फंड, और जो भी पेनल्टीज से जो भी फंड्स में कलेक्शन आएगा उन सभी का यूज़ किया जाएगा फिर एनवायरनमेंट के अपग्रेडेशन के लिए। ओके, इसके अलावा आपने कौन सा काम किया, कौन सा आपने वायलेशन किया, किस तरीके की आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो इम्प्लीमेंट होगी, इस तरीके के लिए ये डिसाइड किया गया है कि एक एडजुडिकेशन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा और वो जो है वो प्रपोज करेगा कि किस तरीके के पनिशमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि देखो 1 जुलाई 2022 से ये डिसाइड कर लिया गया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको भी बैन कर दिया गया है। तो इसको लेकर के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस तरीके से एस्टेब्लिश हुआ था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 253 जो है उसके बेसिस पर 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। हमारे इंडिया में 3 इम्पोर्टेंट एंटिटीज़ जो हैं वो इंडिया में एनवायरनमेंट लॉज के लिए काम करती हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा कुछ मेन इन्वायरमेंट लॉज की हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से एनवायरमेंट लॉज हैं जो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, जिसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, वाटर एक्ट है 1974, एयर एक्ट है 1981। ओके, तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि ये तो बॉडीज़ काम करती हैं और ये जो हैं वो एक्ट बने हुए हैं एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूके जो है वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके 2 मिनिस्टर्स ने क्विट कर दिया है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है उसके लिए जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक जो है वो क्रिएट हो सकती है। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में देखो एक न्यूज़ एंकर जिन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसकी वजह से वायलेशन जो है या वायलेंस जो है वो काफ़ी हाई लेवल पर क्रिएट हो सकता है। इसको लेकर के छत्तीसगढ़ जो पुलिस है उन्होंने अपने यहाँ पर FIR जो है वो रजिस्टर की और उसी के बेसिस पर उन्होंने यूपी में एंट्री की कि जो न्यूज़ एंकर है उसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो एक तरीके से शो करने की कोशिश की, जो भी अपनी तरफ से न्यूज़ दी वो काफ़ी ज़्यादा वायलेशन करता है किसी भी पर्सन की जो इमेज है उसको डेरोगेटरी लेवल तक ले जाने के लिए। तो यहाँ पर जब ये यहाँ पर एंट्री होती है छत्तीसगढ़ पुलिस की तो उसके बाद में जो गाजियाबाद पुलिस है वो उनको एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करती है। सेम इसी तरीके का इशू हमने पहले भी देखा है जब पंजाब पुलिस जो है वो एक बीजेपी के लीडर को अरेस्ट करने की कोशिश करती है और तब जो है दिल्ली पुलिस जो है वो इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें भी इसी को लेकर के डिस्कस कर रखा है जो भी हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया कि देखो इस तरीके का जो इकोसिस्टम है कि अगर आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के किस तरीके के वीडियोस को, अगर डॉक्टर्ड वीडियोस हैं, मैनिपुलेट किया गया है उन वीडियोस को और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आप उसके बेसिक लेवल पर जाने बिना ही इस तरीके के वीडियोस को अगर शेयर करते हो तो वायलेंस जो काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं अदर एरियाज़ में, जैसे कि अब अगर हम डिस्कस करें कि यहाँ पर राजस्थान जो स्टेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ और उसके बाद में काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर नेट जो है उसको क्लोज़ कर दिया गया, जिसकी वजह से नॉर्मल पीपल की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। ओके, और बिजनेस लेवल पर भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो इस तरीके का इकोसिस्टम हमें बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है जहाँ पर फेक न्यूज़ जो है वो स्प्रेड हो, फेक वीडियोज़ जो हैं स्प्रेड हो और उसकी वजह से हमारे इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो इफ़ेक्ट हो। ये तो आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में आप किसी भी बेसिस पर ले लो, लैंग्वेज बेसिस पर ले लो, आप जेंडर बेसिस पर ले लो, आप रिलीजन बेसिस पर ले लो, आप कास्ट बेसिस पर ले लो, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो अगर इस तरीके के वीडियोस वायरल होते हैं, सोशल मीडिया जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरीके के स्प्रेड को लेकर के, उनको सभी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है।
और रेगुलेट करने के बेसिस पर इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको रेगुलर, अगर कोई वीडियोस वायरल हो रहे हैं तो उनकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जानी चाहिए और उसके बाद में ही इस तरीके के वीडियोस को सर्कुलेट किया जाना चाहिए। बीजेपी के 2 लीडर जो हैं, जिसमें से मिनिस्टर भी हैं, दोनों के दोनों पार्लियामेंट के मेंबर हैं और उन्होंने इस तरीके के जो वीडियोस हैं उनको एक तरीके से स्प्रेड किया और अपने ट्विटर हैंडल पर भी उनको शेयर किया है, जिसको लेकर के जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने अर्ज किया है बीजेपी पार्टी से, उनके हेड से जेपी नड्डा से, कि इसको रिमूव करवाया जाए। हालांकि जो वीडियोस हैं उनको अभी तक रिमूव नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करती है। ओके, और मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो जो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस का एक बेसिक बनता है। ओके, जब आपके पास में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो और उसको एक तरीके से रेगुलर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नहीं तो जो आपके कंट्री के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे वो ही आपकी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इशू क्रिएट करने वाले हो जाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री का जो ट्रेड है वो टाइम के साथ में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है, मतलब हम इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जून के, देखो मंथली बेसिस पर जो रिज़ल्ट आते हैं उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है, एक लॉन्ग टर्म पर जो रिज़ल्ट रहता है कि जैसे लास्ट 5 ईयर्स में ये ट्रेंड देखने को मिला, लास्ट 1 ईयर में ये ट्रेंड देखने को मिला, इस तरीके के जो डाटा है ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मगअप करने की कोशिश मत किया करो जब भी मंथली बेसिस पर कोई डाटा रिलीज़ हो। तो इस तरीके के जो हमारी जीएसटी कलेक्शन को लेकर के और जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो रेगुलर एक तरीके से पब्लिश होती रहती है न्यूज़पेपर में। तो जो भी लॉन्ग टर्म डाटा जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जून मंथ में अगर हम बात करें तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है कि ये डिस्कस किया है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी हाई लेवल पर जाकर के हिट कर रहा है। ट्रेड डेफिसिट मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो एक गैप जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो पिछले 7 मंथ में ये जो है वो 3rd टाइम है और 2nd मंथ है रेगुलर जब ट्रेड डेफिसिट जो है वो टाइम के साथ में ज़्यादा वाइडन होता जा रहा है, मतलब गैप जो है वो ज़्यादा वाइडन होता जा रहा है। यहाँ पर ये बता रखा है कि इंडिया के टॉप 10 एक्सपोर्ट आइटम, जिसका सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स, कॉटन यार्न, ड्रग्स, फार्मा एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। ओके, इनको लेकर के लगभग 1 ईयर का यहाँ पर एक शो कर रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर के जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो जून 2021 में 98% था, लेकिन अभी बट अबाउट $0.7 बिलियन लोअर देन मई 2022। ओके, यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात की गई है। फिर इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम में हमारा काफ़ी ज़्यादा हाइक है। इसमें अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम जो है, ओके, मतलब जो भी फ्यूल जो होते हैं उनका हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा बात करें तो कोल का काफ़ी ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो हमें क्या करना है, देखो या तो हम क्या करें, इस डेफिसिट को कम करने के लिए हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होना चाहिए या फिर जो हमारा इंपोर्ट है वो डिक्रीज़ होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में देखो वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर अपने आप को हम चेंज कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अचानक से सब कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज में नहीं आती हैं। कोल का हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ है प्रेजेंट टाइम में। हमारे इंडिया की बहुत सारी एनर्जी लेवल पर अगर हम डिस्कस करें तो जो प्रोडक्शन है उसमें मेजर रोल प्ले करता है प्रेजेंट टाइम में कोल। हाँ, धीरे धीरे हमने टारगेट लिया है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन जो है उस टारगेट को अचीव करेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि आज हमने टारगेट लिया, लास्ट ईयर हमने टारगेट लिया था ग्लासगो मीटिंग में और अभी जो है इस साल जो है वो टारगेट को हम कंप्लीट भी कर दें। रेगुलर जो है वो पॉलिसीज़ को इस तरीके से बनाया जाता है और उन पॉलिसीज़ को जब ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन होता है तभी ये चेंज जो है वो निकल करके आते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर हमें फोकस किया जाना चाहिए। इंपोर्ट के ऊपर हमने फोकस अगर किया तब हमें पता चलेगा कि किन किन पॉइंट्स को हमें एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, इसमें इस आर्टिकल में राइटर ने सबसे पहले स्टार्ट किया है कि हमारे पास में पहले इंडिया में क्या था। तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन से पहले अगर हम देखें तो इंडिया में 2 टीवी चैनल थे, दूरदर्शन 1, दूरदर्शन 2।
लोगों को एक जगह प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता था तो दूसरी जगह देख लेते थे। यहाँ पर ये बताया गया है कि चैनल 1 पे क्या आता था, इंदिरा गांधी का प्रोग्राम, और चैनल 2 पे अगर देखो तो उनके बेटे का प्रोग्राम। ओके, दूसरा यहाँ पर बताई गई है कि कार कंपनी जो है वो 2 थी, मोटरसाइकिल स्कूटर कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लिमिटेड तरीके से थी। टेलीफोन कंपनी की बात करें 2 एयरलाइंस थी, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस जो हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो ये सारी बेसिक चीज़ें थी, लेकिन टाइम के साथ में हमने अपने आप को चेंज किया और चेंज करने के साथ में नई नई चीज़ें हमने इंसर्ट की, जिसके बेसिस पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टीवी चैनल हैं, बहुत ज़्यादा जो अगर हम बात करें तो देखो एविएशन सेक्टर में भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप देखने को मिला है। मतलब अलग अलग कंपनीज़ ने हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो इसको लेकर के जो राइटर हैं उन्होंने बोला है कि PV नरसिम्हा राव जो सरकार थी उसके टाइम में मनमोहन सिंह जिन्होंने असिस्ट किया था उनको, और उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारी कंट्री के लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो पॉइंट्स हैं उन सभी को अपग्रेडेशन तक ले जाने के लिए। ये जो आर्टिकल है इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताया गया है कि एविएशन सेक्टर में जिस तरीके से हम नई नई चीज़ें इनिशिएट करते हैं, नई नई चीज़ों का इंक्लूज़न हम कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट टाइम की जो सर्कमस्टेंसेज है उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें नई नई चीज़ें इनपुट करने की ज़रूरत है। मतलब हमें क्या करने की ज़रूरत है कि ये होना चाहिए कि जो एविएशन सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड हो रहा है उसमें जिस तरीके से हमारी जो पैसेंजर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे कि जो हमारी राइड्स हैं वो चेंज होनी चाहिए, उसमें नई नई जो चीज़ें हैं उनका इंसर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर एविएशन सेक्टर को किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग और स्टेडी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन सभी के लिए रिकमेंडेशन यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो TB को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस करें तो WHO कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर रखता है कि ट्यूबरकुलोसिस इज़ द वर्स्ट अमोंग एंडेमिक डिजीज़ किलिंग 1.5 मिलियन पीपल एवरी ईयर। ये WHO जो है डाटा रखता है, और इसमें TB जो है उसमें वर्ल्ड की कैपिटल के रूप में इंडिया जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इंडिया जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेथ होती है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। एवरी डे 1400 पर्सन जो है वो इस डिजीज़ की वजह से डेथ हो जाती है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि 1950-60 के टाइम में हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारा इंडिया जो है, उन्होंने TB को एलिमिनेट करने की कोशिश की। हमने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी इम्प्लीमेंट किए, लेकिन जो प्रोग्राम 1962 में हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इम्प्लीमेंट किया पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के बेसिस पर, उसका जो रिजल्ट है वो सही निकल करके नहीं आया। उसके बाद में WHO का जो प्रोग्राम है रिवाइज्ड नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम, उसको हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जिन चीज़ों के ऊपर जो कोशिश हमारी होनी चाहिए थी, जिस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस को हमें कंट्रोल किया जाना चाहिए था, उस तरीके से हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं RNTCP जो एक्ट है उसमें कौन कौन से फ्लोज हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं, उनको सबसे पहले हमें क्या किया जाना चाहिए, रेगुलेट करना जाना चाहिए। क्या क्या फ्लोज हैं, ये जो आर्टिकल है, ये जो एक्ट है, इस प्रोग्राम में मैक्सिमम जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट के बेसिस पर होती है। देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ मॉनिटरिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ TB कंट्रोल। मतलब फंडिंग के ऊपर बात की गई है, लेकिन किस तरीके से हम TB कंट्रोल करेंगे इसके ऊपर यहाँ पर बात नहीं कही गई है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, कंट्रास्ट दिस विद द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है उससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्टिंग यहाँ पर पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक बातें रखी गई हैं कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको ट्रीट कर सकते हैं TB को। दूसरा यहाँ पर TB को लेकर की ही सेकेंड पॉइंट ये रखा गया है, अजम्पशन दैट ट्रीटिंग पल्मोनरी TB पेशेंट अलोन कुड कंट्रोल TB वाज एपिडेमिकली फेलिशियस इन इंडिया। The theoretical principle is source reduction. If one patient is the proximate source of infection, the disease to another in the community, early diagnosis and treatment would work as source reduction. Okay? तो यहाँ पर ये बोला गया है कि बेसिक प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि सोर्स रिडक्शन, जो पर्सन जो कम्युनिटी में स्प्रेड कर सकता है उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जाए, उसके ऊपर फोकस किया जाए, ताकि जो सोसाइटी में जो इंक्रीज होना चाहिए वो नहीं हो पाए। ये जो एक्ट है WHO का वो एलिसिट पीपल्स पार्टनरशिप इन TB कंट्रोल,
उसमें जो इंक्लूजन होना चाहिए उसको एक तरीके से फेल किया गया है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो पब्लिक एजुकेशन जो है वो हाई प्रायोरिटी पे दी गई थी। रेड रिबन क्लब्स ने स्कूल और कॉलेजेस में एक लिगेसी के तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से एड्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हुई। सेम इसी तरीके से हमें टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को लेकर के भी किया जाना चाहिए था, तभी जा कर के ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कंट्रोल कर पाते। रियलाइजिंग दैट टीबी वाज नॉट अंडर कंट्रोल, WHO called for another program revision through a World Health Assembly resolution in 2014 to eliminate TB by 2035। ओके, तो यहाँ पर जो है वो चेंज कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस इन 2018 दैट इंडिया वुड एलिमिनेट टीबी बाई 2025, लेकिन इसमें बताया गया है कि देखो अगर हम एलिमिनेशन की बात करें तो अभी भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तभी जा कर के टीबी को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से क्या क्या कंट्रास्टिंग लेवल पर है टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में, अगर उन सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करें टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में तो टीबी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो हैं वो टाइम के साथ में हमारे इंडिया में इंक्रीज़ हुए। इस आर्टिकल में सबसे पहले तो फॉरेन पोर्टफोलियो जो है वो होता क्या है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आर दोज दैट इन्वेस्ट फंड इन मार्केट्स आउटसाइड ऑफ दियर होम टर्फ, मतलब अपने जहाँ की वो कंपनी है उसके बाहर जा कर के किसी अदर कंपनी में या किसी अदर मार्केट में अगर वो इन्वेस्ट कर रही हैं तो उनको FPI के नाम से जानते हैं। उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग लेवल पर हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में, इक्विटीज़ के लेवल पर किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये जो FPI जो होते हैं वो किसी भी कंपनी में डायरेक्ट एक्टिव शेयर होल्डर नहीं होते हैं, लेकिन डू नॉट एक्सर्ट एनी कंट्रोल ओवर द कंपनी हु शेयर दैट होल्ड, मतलब किसी भी कंपनी में अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो उसके डायरेक्ट मतलब एक्टिव जो है वो शेयर होल्डर नहीं है। एक्टिव शेयर होल्डर मतलब उस कंपनी की जो मीटिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। The passive nature of their investment also allows them to enter or exit a stock at will and with ease। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है FPI में। इसमें क्या है कि अगर वो एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो जब उनका मन चाहेगा वो एंट्री लेंगे किसी भी कंपनी में, जब मन चाहेगा अपने आप को बाहर करेंगे, और इसी की वजह से हमारे इंडिया में जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो टाइम के साथ में डिक्रीज देखने को मिला है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कोविड जैसे ही स्प्रेड हुआ उसके बाद में जो है वो FPI जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला। यहाँ पर 2002 के डाटा हैं जब FPI हमारे इंडिया में 3682 करोड़ जो है वो आया। उसके बाद में 2010 तक 1.79 लाख करोड़ तक ये इंक्रीज़ हो गया, और उसके बाद में जो है FPI 2017 में अगर हम बात करें तो 2 लाख करोड़ तक FPI का इन्फ्लो इंडिया में हो गया, लेकिन धीरे धीरे फिर जो है डिक्रीज़ होने लगा। 2020 में 1.18 लाख करोड़, और 2020 की देखो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि FPI जो है वो टाइम के साथ में डिक्रीज़ हुआ। अब जब टाइम के साथ में डिक्रीज़ हुआ तो इसकी वजह से जो हमारा रुपीज़ की जो प्राइस है कंपैरिजन टू डॉलर वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है, उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो ये FPI का जो एग्जिट गेट है उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारे रुपीज़ का जो प्राइस है वो फॉलन देखने को मिला है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो अभी क्या हुआ, G7 ग्रुप की मीटिंग से पहले G7 ग्रुप ने ये अनाउंस किया कि चाइना ने जिस तरीके से BRI ओके, तो उनका जो प्रोजेक्ट था यहाँ देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI इनिशिएटिव, इसको काउंटर करने के लिए G7 ग्रुप क्या करेगा, पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम भी इसी तरीके का इनिशिएटिव इस्टेब्लिश करेंगे और कंट्री में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफिक जो चाइना का जो प्रोजेक्ट है BRI प्रोजेक्ट वो साउथ एशिया स्पेसिफिक है, मतलब साउथ एशिया में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं स्पेसिफिक वहाँ पर उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की हैं, जिसकी वजह से स्पेसिफिक अगर हम बात करें श्रीलंका, जो बांग्लादेश, ये जो कंट्री हैं वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर G7 कंट्रीज़ ने भी ये डिसीजन लिया कि हम भी क्या करेंगे, $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे स्पेसिफिक पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो यहाँ पर जब G7 कंट्रीज़ ने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट में दिया तो उन्होंने बोला कि चाइना क्या करता है। चाइना का ये जो प्रोजेक्ट है वो 2013 में स्टार्ट हुआ। चाइना क्या करता है, किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है, उस कंट्री को काफ़ी लो लेवल पर, काफ़ी लो
इंटरेस्ट रेट के ऊपर मनी प्रोवाइड करता है। फिर वो कंट्री जब जो है एक टाइम के बाद में एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड की जाती है, उसके बाद में जब रीपे नहीं कर पाता है तो वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने अंडर करने की कोशिश करता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका जो है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में ट्रैप है। टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा मनी दिया उन्होंने श्रीलंका को, चाइना ने, और फिर जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की, फिर उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को अपने आप ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट जो है उन्होंने डेवलप किया। अब जब मनी वापस रीपे नहीं किया जा रहा है श्रीलंका के लिए, श्रीलंका के द्वारा, तो 99 ईयर्स के लिए 99 ईयर्स के लिए उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट को अपने अंडर कर लिया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर लगता है कि चाइना का जो इनिशिएटिव है काफ़ी गलत है। यहाँ पर बेसिक बातें रखी गई हैं कि 2013 में जब ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ, टाइम टू टाइम हमारे इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो भी इसके साथ में जुड़ने लग गई। जैसे पाकिस्तान जो है वो 2015 में जुड़ा, और इसीलिए पीओके को रेगुलेट करते हुए, पीओके वाला जो एरिया है उसको टारगेट करते हुए सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। बांग्लादेश जो है उसके साथ में भी कुछ प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। वैसे इंडिया ने अपनी नेबरहुड पॉलिसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए अपने जो रीजनल एरिया में जो कंट्री है उनके साथ में अपने जो रिलेशन है उनको मेंटेन करने की कोशिश की है। श्रीलंका में अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था कि कोलंबो जो पोर्ट है उसका जो कुछ टर्मिनल पॉइंट डेवलप करने वाला था इंडिया जापान के साथ में मिलकर के, लेकिन हमें उसके लिए मना कर दिया गया श्रीलंका कंट्री के द्वारा, और जो चाइना जो है उसको वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के अलाउ कर दिया गया। तो यहाँ पर चाइना जो है इस तरीके से कंट्रीज़ को अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर जो G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हर कंट्री जो है वो अपने सॉवरिन लेवल पर एस्टेब्लिश हो सके, इसके लिए हम भी इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। ओके, देखो इंडिया के लिए तो बेनिफिशियल है अगर हमारे रीजनल एरिया में इस तरीके के प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश होते हैं, तो चाइना को ईजिली जो है वो काउंटर किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो अभी नुपुर शर्मा जो इशू हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिमार्क दिया कि देखो जो नुपुर शर्मा के जो स्टेटमेंट थे वो काफ़ी डेरोगेटरी थे, और उनको क्या करना चाहिए, एक तरीके से अपने एक्सक्यूज जो है, अपनी जो बात है वो क्लियरली रखनी चाहिए, और जो भी अदर रिलीजन है जिनको लेकर के उनके जो स्टेटमेंट थे वो उनको एक तरीके से क्लियर करना चाहिए कि इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो किसी भी रिलीजन की जो बिलीफ है उनको हर्ट करने के लिए नहीं थे। तो यहाँ पर जो हमारे जुडिशरी के मेंबर रह चुके हैं पहले, अर्लियर फॉर्मर जो हमारे जज रह चुके हैं, उन्होंने बोला है कि इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया है, जो रिमार्क्स आया है नुपुर केस को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर बात की गई है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को लेकर के। देखो हाउस कमेटीज़ ने ये डिसीजन लिया है, पैनल ने एक सजेशन दिया है। तो यहाँ पर पैनल एडवाइज़र PPK और राम चरियुलू, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जो भी हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं उनका हमें टेन्योर जो है वो इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। ओके, पहले 1 साल के लिए होती थी, तो कम से कम 2 साल के लिए तो ये होनी ही चाहिए। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं उनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का क्या टेन्योर रहेगा, उनका क्या कंपोजिशन रहेगा, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया हुआ है। इसके बारे में जो हाउसेज़ के 2 हाउसेज़ के जो रूल्स होते हैं उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो हैं वो 2 तरीके की होती हैं, कुछ स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, कुछ एडहोक कमेटीज़ होती हैं। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं वो परमानेंट होती हैं, जो एडहोक कमेटीज़ जो होती हैं वो होती हैं टेम्परेरी, मतलब किसी भी वर्क के लिए किसी कमेटी को बनाया गया, जैसे ही वर्क कंप्लीट हुआ इसको ख़त्म कर दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी जो हैं वो हर साल बनती हैं और 1 साल के लिए इनका टेन्योर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अर्ज किया है स्टेट से कि जो पैडी का जो कल्टीवेशन है वो हमें इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि जुलाई तक अगर हम कंपैरिजन करें डाटाज की तो काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है कि 1 जुलाई इस सीज़न में कितना एक तरीके से राइस का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, राइस का शोविंग हो जाना चाहिए था, उसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स जो हैं, उन्होंने टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बोला है कि PDS सिस्टम के थ्रू जो भी हमें वीट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो राइस को कम कंज्यूम करते हैं,
और अभी हमने देखा कि जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर इशू क्रिएट हुआ, वीट का जो है वो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करना था इंडिया को, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वीट का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो इंडिया ने पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो राइस है उनकी अवेलेबिलिटी करना स्टार्ट कर दी थी। तो इसके बारे में ये बताया गया है, स्टेट्स ने बोला है जहाँ पर वीट को ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो उन्होंने बोला है कि हमें वीट ही प्रोवाइड करवाए जाए। यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के रैंकिंग आई है। तो ओडिशा जो है उसने फर्स्ट रैंक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जो है उन्होंने सेकंड और थर्ड रैंक गेन की है। ये जो इंडेक्स जो है वो सेंटर के द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना के प्रेसिडेंट के साथ में डिस्कशन करेंगे। ये जो मीटिंग है वो सितंबर में उज्बेकिस्तान में जो मीटिंग होगी HCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें एक्सपेक्ट की जा रही है। मतलब दोनों ही कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका काफ़ी ज़्यादा बिजी डिप्लोमेटिक कैलेंडर है, उसके बीच में ये मीटिंग आ गई है। नेक्स्ट ईयर के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि इंडिया जो है वो HCO की मीटिंग, इसके अलावा अगर हम बात करें तो G20 की जो मीटिंग है उसको हेल्ड करेगा। मतलब हमारा इंडिया जो है उसमें ये दोनों मीटिंग अगले साल 2023 में होंगी। तो यहाँ पर HCO की मीटिंग होगी सितंबर में। तो HCO से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले जो HCO है वो एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो HCO है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2001 में, लेकिन उससे पहले ही 1996 में HCO को संघाई 5 के नाम से जानते थे। ये जो संघाई 5 है इसमें 5 कंट्रीज़ थे, जिसमें चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजिकिस्तान। ये 5 कंट्रीज़ ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था संघाई 5। फिर 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान भी मिल जाता है और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। 2017 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर बन जाते हैं और 2021 में ईरान जो है वो भी इसका मेंबर बन जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में, और एक रेड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है जो टेररिज्म सेपरेटिज्म जो इश्यूज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए काम करता है, ये भी इसी का पार्ट है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर हमारी जो यहाँ देखिए एयरफोर्स में एयर कमांडर हैं संजय शर्मा और उनकी बेटी है फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि फादर एंड डॉटर ने सेम जो हमारा फाइटर फॉर्मेशन है उसको एक साथ में उड़ाया हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें देखो G20 की नेक्स्ट ईयर जो मीटिंग होगी वो इंडिया ने डिसीजन लिया कि जम्मू एंड कश्मीर में हम इसको ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो इस आर्टिकल में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इसका अपोज करना स्टार्ट किया। तो चाइना ने बोला है कि पाकिस्तान जो अपोज कर रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइज, उसको जो है चाइना भी सपोर्ट करेगा। यहाँ पर नाटो ऑर्गेनाइजेशन को जो ज्वाइन करने वाले थे स्वीडन और फिनलैंड, उन्होंने इसके प्रोटोकॉल को ज्वाइन कर लिया है और सिर्फ रेटिफिकेशन को ही अलाउ करना है कि वो किस तरीके से इसको रेटिफाइड करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो रशिया यूक्रेन जो है उसका वॉर चल रहा है, लेकिन यूक्रेन की एक वीमेन मैथमेटिशियन जिन्होंने फील्ड्स मेडल जो है उसको जीता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।